नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। सीधी बात असल मुद्दे की। स्कूल बंद, राजनीति चालू। दरअसल देश के तमाम स्कूल बंद हैं। तमाम राज्यों ने अपने अपने तरीके से शिक्षा को लेकर नीति बनाई है कोरोना के समय में। लेकिन कुंभ, चुनाव और आईपीएल ठीक वैसे ही चल रहे हैं जैसे हमेशा से होते आए हैं। खैर, ये बात सही है कि स्कूल खोलकर क्या बच्चों को कोरोना होने दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो लोग चुनावों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में या आईपीएल या फिर कुंभ से अपने घर जा रहे हैं, तो क्या बीमारी लेकर नहीं जाएंगे? इसकी कोई गारंटी है क्या? शायद वायदों का काढ़ा पीकर जाने के बाद कोरोना से बचाव संभव हो रहा हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज 130वीं जयंती है। उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। वही संविधान जो लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है और लोगों का है। लेकिन जिन लोगों को लोगों ने चुना है वो आज लोगों से ऊपर हो गए हैं और उन अंबेडकर की मूर्ति को मालाएं पहना रहे हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करते रहे। हरियाणा में भी लगभग सभी जगह कार्यक्रम हुए अंबेडकर जयंती पर और मंत्री, विधायक, नेता, कार्यकर्ता, तमाम राजनीतिक दलों के लोग, संविधान और संविधान निर्माता की याद भी उन्हें आई होगी। बाकी सब तो याद रह गया, लेकिन एक बात वो भूल गए और वो है कोरोना। जी हां, बल्लभगढ़ में मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे थे, अंबेडकर की मूर्ति को माला पहनाई और नारे भी लगाए। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल कहां है? शायद मंत्री जी के पास कोरोना कवच होगा जिसके दायरे में आने से कोरोना पतली गली पकड़ लेता हो। शायद ऐसा होता भी होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मास्क कितने लोगों ने लगाया है, कितने लोगों ने नहीं लगाया, वो आप साफ साफ देख सकते हैं। बताने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी के आसपास उनको घेरे हुए सैकड़ों लोग वहां पर थे। कार्यक्रम हुआ, ये अच्छी बात है, कार्यक्रम करना और अंबेडकर को याद करना। लेकिन लोकतंत्र में जो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लोग की सेवा के लिए क्या ये नेता, क्या लोग की समस्या को या उसके स्वास्थ्य को, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? ये तस्वीरें क्या नाकाफी हैं? क्या इसके बाद भी कुछ सोचने पर और मजबूर होना चाहिए? और क्या इन तस्वीरों के आने के बाद भी ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि कोरोना को लेकर जो नियमावली बनाई जाती हैं वो केवल आम आदमी के लिए है? क्या उन नियमावली में ये लिख नहीं देना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पर एप्लीकेबल है, नेता मंत्री पर नहीं? भीड़ केवल आम आदमी ना जुटाए, नेता जुटाए तो चलता है। ये चीजें हो रही हैं, तस्वीरें देखिए। रेवाड़ी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी पहुंचे थे। वहां भी ऐसा ही नजारा रहा, सेम टू सेम। उसी तरह माल्यार्पण और फिर नारेबाजी भी हुई। जी हां, तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। इसी तरीके से नारेबाजी करते हुए लोग ने मास्क नहीं पहना और चिल्ला रहे हैं गला फाड़ फाड़ के, जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का कोई पालन करेगा या नहीं करेगा, या कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, क्या वो इन कार्यक्रमों से दूर हट जाते हैं? क्या यहाँ पर किसी भी समस्या को सही सही देखने वाली नजर उनके पास नहीं होती है? या फिर जिला का जो प्रशासन होता है, मंत्री जी वहां पर हैं तो मंत्री जी के कार्यक्रम में कोई दिक्कत ना आए, इसी वजह से वहां पर रहना है? कोरोना का कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना है क्या? क्या कोरोना के प्रोटोकॉल को फिर से हम बात दोहरा रहे हैं, सिर्फ आम आदमी के लिए रखा गया है क्या? ये चीजें और ये सवाल उठ रहे हैं इन तस्वीरों के बाद जो आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। इतना ही नहीं, केवल मंत्री नहीं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रेवाड़ी में पहुंचे थे। जी हां, रेवाड़ी में ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे थे। उनके आसपास भी लोगों का जमावड़ा लगा रहा। कोरोना प्रोटोकॉल यहां भी दम तोड़ गया। तस्वीरें आप देखिए खुद ब खुद, और किस तरीके से लोग फोटो खिंचवाने के लिए, ना सिर्फ पुरुष हैं बल्कि महिलाएं भी फोटो खिंचवाने के लिए आ रही हैं। मास्क किसी के चेहरे पर नहीं है। और यहां एक चीज और आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग किस कदर से उसको मेंटेन किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे। और आप जब अगर निकल रहे हैं घर से बाहर तो आपको किस किस तरीके से याद दिलाया जा रहा है, आपके टेलीविजन के द्वारा या अखबार के द्वारा आपको कितनी बार ये बताया जा रहा है कि कोरोना के केसेस किस कदर बढ़ रहे हैं। कोई शहर, कोई कस्बा, कोई गांव नहीं बचा जहां पर कोरोना के केसेस ना बढ़ रहे हों। लेकिन राजनीति चालू है, स्कूल बंद हो गए हैं, किस लिए? कोरोना बढ़ ना जाए, बच्चों को कोरोना ना हो जाए। लेकिन यहां राजनीति चालू है, किस लिए? अपनी वोट बनी रहे, वोट खत्म ना हो जाए, इसीलिए ये कार्यक्रम हो रहे हैं। ये कार्यक्रम टाले जा सकते थे लेकिन टाले नहीं गए। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर यहां से कोरोना विस्फोट होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये भी सवाल आज बना हुआ है। उधर सिरसा में भी कार्यक्रम हुआ जहां अजय चौटाला भी पहुंचे परंपराएं निभाने।
माहौल ठीक वही। यहां तो नेताजी ने मास्क तक नहीं पहना। तस्वीरें आप देखिए, क्या सिरसा में मामले आने बंद हो गए हैं? पुलिस प्रशासन सब लोग कहां हैं? ये चालान की व्यवस्था क्या यहां पर नहीं है? और क्या सिर्फ आम लोगों के लिए ही चालान की व्यवस्था की गई है? ये तस्वीरें आप देखिए, खुद अजय चौटाला बड़े नेता हैं, जेजेपी के दिग्गज नेता हैं, उप मुख्यमंत्री के पिता हैं, लेकिन लोगों में क्या संदेश दे रहे हैं मास्क ना लगा करके, या कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ करके, या फिर नियमावली को की धज्जियां उड़ा करके क्या संदेश दे रहे हैं कि मेरे पुत्र जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे मेरा कोई चालान नहीं काटेगा? क्या यही संदेश है? क्या लोगों में यही संदेश किसी नेता के द्वारा दिया जाना चाहिए? यह बहुत बड़ा सवाल है। और अगर नेता इसी तरीके का संदेश देते रहेंगे जनता में और फिर कहेंगे कि स्कूल बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो, परीक्षाएं रद्द कर दो, बच्चों को कहीं कोरोना ना हो जाए, क्या इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती हैं, इस तरीके के कार्यक्रम से कोरोना नहीं होगा क्या? ये बात सही है, स्कूलों को बंद रखा जाना चाहिए जब तक कोरोना के केसेस कम नहीं हो जाते हैं, पीक नीचे नहीं आ जाती है, लेकिन क्या ऐसे कार्यक्रमों को छूट दे देनी चाहिए? यह बहुत बड़ा सवाल है। यहीं सिरसा में ही हद तो तब हो गई जब केक काटकर अंबेडकर जयंती मनाई गई। तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको, और बाकायदा उंगली से केक चटाया गया एक दूसरे को और मुंह पर लगाने की पूरी परंपरा निभाई गई। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की परंपरा रहे ना रहे, केक चेहरे पर लगना ही चाहिए और एक दूसरे को उंगली से केक चटाना ही चाहिए। यह परंपरा हर तरीके से बनी रहे, किसी भी तरीके से टूटे नहीं तो अंबेडकर जी की आत्मा को बुरा लग जाएगा। उनके जन्मदिवस पर केक नहीं काटा, और यही केक काटकर उन्हीं हाथों से पहले किसी एक व्यक्ति को फिर दूसरे व्यक्ति को, यहाँ कोई कोरोना प्रोटोकॉल नहीं है, इसी तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, इसी तरीके से चीजें हो रही हैं, लेकिन बंद क्या होगा? स्कूल, कि वहां कोई कोरोना ना हो जाए। चीजें आप समझ रहे हैं, और हम इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि स्कूल खुल जाने चाहिए, नहीं, कदापि नहीं, लेकिन बात यहां पर यह है, अगर स्कूल बंद है कोरोना होने के डर से, बच्चों को कोरोना ना हो जाए, तो ये लोग जो इस कार्यक्रम में एक दूसरे को केक चटा रहे हैं, ये लोग जब अपने अपने घरों में जाएंगे तो क्या अपने बच्चों को कोरोना नहीं देंगे? क्या इस तरीके के कार्यक्रम हो जाने से क्या चीजें बहुत सुधर जाएंगी? क्या अंबेडकर का जयंती मनाने से क्या कोरोना चला जाएगा? इस तरीके से कार्यक्रम करने से क्या कोरोना भाग जाएगा? यही सवाल है, इसी पर आज हम बात करेंगे। कोरोना को राजनीति नहीं दिखती है, शिक्षा दिखती है। कोरोना भी नेताओं का चाटुकार हो गया है, नेता के सामने पंगु हो जाता है, इसीलिए तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं और राजनीति चालू है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या स्कूलों को बंद कर देना कोरोना को लेकर वाकई चिंता बढ़ा रहा है, और क्या चिंताएं जो सरकारें जता रही हैं कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए, कक्षाएं ना चलें। आज सीबीएसई के एग्जाम्स को भी पोस्टपोन कर दिया गया है, 12वीं के एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, आगे बढ़ा दिए हैं, तिथि अभी आई नहीं है, 10वीं के तो रद्द कर दी गई हैं परीक्षाएं। उसके नतीजों को लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उस पर चर्चा होगी और फिर आगे बताया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से चीजें अभी हो रही हैं, ये कार्यक्रम होना अपने आप में ये जरूर बता देता है कि कोरोना को लेकर जो चिंताएं हैं सरकारों की, वो दोहरे मापदंड पर हैं, और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ संजय आहूजा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, खालिद चालका हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वजीर ढांडा हैं उपाध्यक्ष स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन से हमारे साथ, और डॉक्टर रमेश वर्मा है पीजीआई रोहतक से वरिष्ठ डॉक्टर। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करूंगा और जानना चाहूंगा, क्या कोरोना के केसेस आने कम हो गए हैं क्या? और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हम नेताओं की, अलग अलग कार्यक्रमों की, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना सब कुछ चला गया है, या फिर जो नियमावली है वो केवल आम आदमी के लिए है, वो डरा रहे किसी भी तरीके से, उसके काम धंधे ठप रहे हैं? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। आपको पता है कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, और नियरली अगर मैं बात करूं तो 2 लाख के केसेस के आसपास हमारे डेली केसेस आ रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत और हो सकता है नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाए। उसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे बोलते हैं, जो कोविड को प्रिवेंट करता है, वो हम लोग फॉलो नहीं कर रहे। आप लोगों ने दिखाया है, मुझे लगता है कि हर इंसान को जो सोशल गाइडलाइंस है, जो पेंडेमिक की, कोविड की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि फेस मास्क, आप बड़ा एक कॉमन कारण है, अगर हम फेस मास्क नहीं पहनेंगे तो ये वायरस है वो हमारे नाक और मुंह में के अंदर से जाएगा और उसी से इन्फेक्शन फैलता है। हम फेस मास्क चाहे कोई लगाएं, चाहे कपड़े का लगाएं, चाहे N95 चाहे ट्रिपल लेयर लगाएं, हमें मास्क जरूर लगाना है। अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, तो नो डाउट आने वाले टाइम में हो सकता है नंबर ऑफ केसेस और बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि डेथ रेट जो है, जो मरने की संख्या है, वो आने टाइम में और बढ़ेगी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे कोई भी हो,
हर हिंदुस्तानी, हर हरियाणवी, हर रोहतकी कि कोई भी लोग हो, हर एक को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज फेस मास्क ना उतारे, सोशल डॉक्टर गैदरिंग साहब, में इन्वॉल्व ना हो। अगर ऐसा होता है और इसी नंबर के साथ जिस तरीके से आज कार्यक्रम हुए हैं और अभी आने वाले दिनों में फिर से होंगे, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें लोग जुटते ही जुटते हैं, और हमने जो तस्वीरें दिखाई हैं, एक दूसरे को केक चटाया जा रहा है हाथों से, और कोई मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि नेता के साथ तस्वीर खिंच जाए इसी होड़ में लोग एक दूसरे से सटते चले जाते हैं। अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी तो नंबर बढ़ना और ज्यादा स्पीड से, ये क्या ऐसा कहना कि इससे और ज्यादा तेजी से नंबर बढ़ेंगे, क्या ये गलत है? देखो, आपका कहना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर हम इस तरह से सोशल गैदरिंग कहीं भी हो, कोई पार्टी करे, हाँ, किसी कोई भी मैरिज हो, में हाँ जाए, बिल्कुल। चाहे कोई भी हो, वहाँ हाँ। अगर इस तरह से प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ेंगे। हाँ। क्योंकि ये देखा गया है, जो ये स्ट्रेन हमारी कंट्री में आज के दिन चल रहा है, इससे ट्रांसमिशन ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक इन्फेक्ट पर्सन जो है काफी लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, बहुत जल्दी से ये वायरस फैल रहा है। हाँ। तो उससे बचने का सिर्फ एक ही कारण, हम एक ही चीज से बच सकते हैं, हाँ। या तो फेस मास्क पहने या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ, हम इस पर और भी चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब। इस पूरी चर्चा के दौरान कुछ चीज़ें और भी निकल करके आएंगी, आपसे जानना और भी बहुत ज़रूरी है। संजय आहूजा, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है अभी जी, आप एक जिम्मेवार चैनल से हैं और एक बहुत अच्छा चैनल है खबरसाज। क्या हो रहा है वो आपने एक तस्वीरें दिखाई। जब हमारे पार्टी के ये कार्यक्रम तय हुए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसकी साफ साफ तौर पर गाइडलाइन दी थी कि आप डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहनें। और ये आम जन के लिए ही नहीं है, सिर्फ सभी के लिए है, और ये सबको अपना ध्यान खुद रखना है। अगर कोई इसकी वायलेशन करता है तो गलत है, मैं इस चीज को गलत मानता हूँ। आपने ये बात कहा कि मंत्री के लिए नहीं है, सरकार के लिए नहीं है, तो ये गलत है। इसको राजनीति के रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। नहीं, राजनीतिक रूप से तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ सर। देखिए अरुण जी, बाईचांस ये राजनीतिक कार्यक्रम था, मैं उस चीज के ऊपर उसको कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा कि कहीं और भी ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं करते और मास्क का प्रयोग नहीं करते। ये गलत होगा कहना, ये कंपैरिजन करना गलत होगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये राजनीतिक कार्यक्रम था, इसलिए ये राजनीति के साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए। मैं इसको गलत मानता हूँ। नहीं, इसको मैं राजनीति के तौर से मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ सर। सर पहले एक सवाल, आप शायद मेरी बात को गलत ले गए, मैं थोड़ा क्लियर करके चल रहा हूँ। एक बात आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, कहीं पर किसी भी गैदरिंग के लिए अब क्या नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, वहां जिलाध्यक्ष से परमिशन लेनी पड़ती है ना कार्यक्रम के लिए? देखिए राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक क्षेत्र से हो, किसी भी पार्टी से हो, लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन है वो सभी के लिए मान्य है। लेकिन माना क्यों नहीं जा रहा है सर? या विपक्ष हो, माना क्यों नहीं जा रहा है? मैं अरुण जी उसी बात को ही कह रहा था कि अब ये जो मैं अभी देख रहा हूँ, आप टीवी पर दिखा रहे हैं, केक काट रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये भी गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। ये जरूरी नहीं है कि मेरे, सुनिए, मैं बीजेपी से हूँ और ये बीजेपी के हमारे कार्यकर्ता सीनियर लीडर है और ये गलत काम कर रहे हैं तो हम भी सपोर्ट करें। इस चीज को हम ये मान के चलते हैं, हमें प्रिकॉशन रखनी चाहिए, ये जनता हित में है और सभी के लिए है, सिर्फ राजनीतिक। अब मेरी बात, आपने जो बात कही कि नेताओं को हो चाहे कोई आम आदमी हो, कोई भी हो, प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, लेकिन रखी नहीं जा रही हैं, लेकिन रखी नहीं जा रही हैं, तो उस केसेस में क्या, उसमें क्या होता है सर? चालान काटने की प्रक्रिया है सर, चालान काटने की प्रक्रिया है ना सर? बिल्कुल है अरुण जी, मैंने क्या बोला, हमें आप यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कि वहाँ चालान हुए कि नहीं हुए, लेकिन सरकार की गाइडलाइन को सभी को मानना चाहिए, वो आम आदमी हो, सत्तारूढ़ हो, विपक्ष हो, कोई भी हो। अगर कोई नहीं माने तो क्या होना चाहिए? अगर कोई नहीं माने तो क्या? सुनिए, वो नहीं माने, जो गाइडलाइन है, जो सरकार इसके ऊपर कर सकती है, वो अपना कार्य करे, सीधी सी बात। नहीं, लेकिन हो नहीं रहा है ना सर। देखिए आपने खुद कहा ना अभी सर, अच्छा देखिए एक चीज आप बताइए, आपने खुद कहा कि जब ये कार्यक्रम तय हुए थे तो ये निर्देश दिए गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, लेकिन पालन हुआ क्या? देखिए दिशा मैं बता रहा हूँ, दिशा निर्देश जो सरकार की गाइडलाइन थी, उसी गाइडलाइन को देखते हुए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये गाइडलाइन जारी की साथ में कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसके दायरे में रहकर आप अपना कार्यक्रम करें। कार्यक्रम तो होंगे, लेकिन दायरा टूटेगा तो, और दायरा टूटेगा तो उन्होंने देखिए मैं बता रहा हूँ,
नहीं हुई उसके ऊपर तो विचार करने योग्य है, विचार किया जाएगा, हाँ होगी उसके ऊपर बात। लेकिन आज आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुझे ये लगता है ये सभी गलत चीजें जो हैं हमें पब्लिक तक जो है ये इसके लिए हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए कि हम पब्लिक को कहेंगे राजनीतिक पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आईएनडीए कोई भी हो, कि अगर वो प्रोग्राम करते तो आप भी करें। अच्छा, एक चीज जानना चाह रहा हूं सर, अभी कोई नेता, क्या जनता अपने नेता को उसका अनुसरण नहीं करती है? नेता को देख करके क्या कभी नहीं होता है? क्या बिल्कुल होता है ना सर? अनुसरण करती है, उसके पद चिन्हों पर चलती है। तो सर मेरा सवाल केवल इतना सा ही है, आप समझ नहीं रहे कि जब नेता इस तरीके से कार्यक्रमों में शामिल होंगे तो जनता और कार्यकर्ता क्यों मास्क लगाएंगे सर? क्यों वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? नेता कार्यक्रमों में शामिल होंगे लेकिन विद गाइडलाइन होंगे। लेकिन गाइडलाइन टूटेंगी तो सर देखिए, मैं इस बात आपने जो बात कही मैं समझ गया। आप जो बात कह रहे हैं मैं वो समझ गया कि यहाँ पर पहले हमने कह दिया था कि आप नियमों का पालन करें, लेकिन या तो फिर आप कहें कि भाई लोगों से नियमों का पालन करवा सकें, हम उस लायक नहीं कि भाई हमसे नहीं होगा कि हम इनसे नियमों का पालन करवाएं, तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है सर। मंत्री उप मुख्यमंत्री तक कार्यक्रमों में पहुंचे, उनके कार्यक्रमों की भीड़ है सर। ये किसी एक कार्यकर्ता के कार्यक्रम की भीड़ नहीं है। कार्यक्रम तय हैं, होंगे राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, सामाजिक कार्यक्रम होंगे। मैंने क्या बोला कि कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, विवाह शादियां भी हो गया, राजनीतिक कार्यक्रम भी हो, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, गलत बात है कंपैरिजन करना। लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम तय हैं तो वो कार्यक्रम तय होंगे और कानून के दायरे में रह के जो गाइडलाइन उसके दायरे में रह के तोड़ता है तो उसको दुनिया में लिया जाएगा। सर आप जो बात कह रहे हैं सर, आप मेरी बात समझ नहीं, आप तस्वीरें देखने के बाद भी आप कह रहे हैं कि नियमों के दायरे में होंगे। सर हो चुके हैं, नियम टूट चुके हैं, देखिए ना आप तस्वीरें, नियम की धज्जियां उड़ रही हैं। तो मैंने उसके ऊपर तो उसका संज्ञान लिया जाएगा सर। आप जो बात कह रहे हैं सर, मेरे को सर मैं एक बात समझना चाह रहा हूं सर, मैं एक छोटी सी बात समझना चाह रहा हूं। नियमों की धज्जियां अगर नेता मंत्री उड़ाएंगे, वहां मंत्री के साथ जितने भी लोग हैं वो अगर धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर आम जनता क्या करे सर? वो क्यों 2000 रुपए का चालान दे? वो क्यों ना मास्क हटा करके चले? ये तो गलत मैसेज दे रहे हैं आप। अरुण जी, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, अगर उन्होंने गलत मैसेज दिया तो आपके चैनल से कोई गलत चैनल कोई बात ना जाए। आप इस चीज का भी संज्ञान ले कि हम पब्लिक को इस चीज के लिए पकड़ो नहीं करेंगे कि राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक नेता बिना मास्क के चल रहे हैं तो पब्लिक भी चले, वो भी फाइन क्यों दे। हम इस चीज के लिए भी नहीं पकड़ कर सकते। मैंने तो पहले से बोल दिया कि इसका कंपैरिजन करना गलत है। अब बात है कंपैरिजन की, और ये बात हम पहले ही अपने दर्शकों को कह चुके हैं और आप सभी को मैं फिर से कह रहा हूं। ये बात, इन तस्वीरों का दिखाने का मकसद केवल एक है कि जो आपके नेता कर रहे हैं आप उनका अनुसरण कम से कम इन चीजों में तो बिल्कुल भी ना करें। नेताओं के लिए क्या नियम हल्के हैं और नियम क्या जनता के लिए ही केवल कठोर हैं? ये जनता को खुद अब तय करना है, लेकिन जनता को अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने बूढ़े माँ बाप, उनको अगर स्वस्थ रखना है, उनकी देखभाल करनी है, तो नेताओं के इस तरीके के कार्यक्रमों को देख करके सीख लें कि वहां पर अगर कोरोना की गाइडलाइंस को तोड़ा जा रहा है तो कम से कम हम ऐसा नहीं करेंगे। इससे ये सीख लेनी चाहिए इन तस्वीरों से। सिर्फ नेताओं की नहीं, जनता को हम कोई सर जनता नेता क्यों है सर? नेता क्यों है? नेता नेता का अनुसरण जनता कर, आप समझ नहीं रहे हैं सर बात को। आप बात को जिस तरीके से लेकर जा रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं सर। आप बात को मैसेज गलत जा रहा है कि नहीं जा रहा है सर? मैसेज गलत जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना गलत? तो यही मैसेज नहीं जाना चाहिए था सर, यही मैसेज नहीं जाना चाहिए था, और ऐसे समय में नहीं जाना चाहिए था जब कोरोना पीक पर है। अगर वो मैसेज चला गया तो हमारा क्या फर्ज बनता है उसको और ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड किया जाए सर। मैं सहयोग करता हूं सर आ जाइए ना, सहयोग करता हूं सर मैं आपका, बिल्कुल यही तस्वीरें और यही पूरी डिबेट की वीडियो सर एक छोटा सा सहयोग मैं भी करता हूं सर आपके लिए, एक छोटा सा सहयोग मैं भी कर रहा हूं। यही वीडियो मैं आपको भी भेज रहा हूं, आप अपने तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भेजें कि ऐसी तस्वीरें फिर ना आ जाए, कहीं आ जाएंगी तो फिर कार्रवाई हो जाएगी। अरुण जी, एक जिम्मेवार कार्यकर्ता होने के नाते मैंने पहले बोला, ये मैंने पहले बात बोली। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं ऐसी तस्वीरें फिर नहीं आएंगी। हमारे साथ खालिद चालका भी हैं कांग्रेस पार्टी से। खालिद चालका, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी
वजीर जी, फिर उसके अरुण बाद जी, मैं आपके पास आऊंगा अरुण और जी, बात स्कूल एजुकेशन पर भी करेंगे। अरुण जी, जी अरुण जी, सबसे पहले तो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। मैं आपको, आपके दर्शकों को और देश के लोगों को अम्बेडकर जयंती की बधाई देता हूँ। और बाबा साहब की एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब ने संविधान भारत के लोगों को सौंपा तो उन्होंने एक बात कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन जिनको हम ये सौंप के जा रहे हैं, अगर उसका पालन करने वाले व्यक्ति अच्छे नहीं हुए तो इस अच्छे संविधान का कोई फायदा नहीं होगा। आप देख रहे हैं पिछले 7 साल से हर मौके पर इस देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कानून सरकार बनाती है, सबसे ज्यादा उल्लंघन कौन करता है? अब आप देखेंगे 13-14 महीने पहले जब कोरोना का इस देश में एक तरह से आगमन हुआ और इस महामारी का आगमन हुआ, तो उस समय हमारे कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि देश की स्थिति ऐसे ऐसे कुछ हो सकती है। उस बयान का हमारे देश के शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी और बहुत सारे भाजपा के नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन स्थिति क्या आज क्या हो गई है? एक सबसे ज्यादा इस नियमों की धज्जियां कौन उड़ाएगा? देश के माननीय प्रधानमंत्री से लेके भाजपा के छोटे छोटे कार्यकर्ता तक। सजा कौन भुगतेगा? सजा भुगतेगा स्कूल का अध्यापक, स्कूल के बच्चे, एक आम नागरिक जिसका एक 2 मिनट के मास्क के ऊपर चालान काट दिया जाता है और 2000 रुपए का चालान काटने के बाद प्रशासन उसको 10 रुपए का मास्क उपलब्ध नहीं करा सकता है। ये सरकार की गंभीरता है। जब कोरोना शुरू में चला शर्मा जी, तो उस समय देश को सरकार में बैठे लोग टोटकों की तरफ ले गए। जब उसमें भी हमने ऐतराज किया, कांग्रेस पार्टी ने ऐतराज किया, तो उनको कहा कि अब हम देश का मनोबल बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मनोबल तोड़ रही है। ये कोई मनोबल बढ़ाने या घटाने का विषय नहीं था, विषय मैं था खालिद चाल महामारी। का। देखिए बात जी। यहाँ पर ना, हम लोग जो कर रहे हैं हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि पहले कांग्रेस थी, उन्होंने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, आज देश किस मोड़ पर है। हमें दिलचस्पी केवल इस बात में है कि क्या देश आज जिन चीजों से जूझ रहा है, और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, उसमें हमारे उन लोगों का, उन नेताओं का जिनको लोगों ने चुना है, क्योंकि संविधान लोगों का है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है। तो उन लोगों की क्या जिम्मेदारी है जिनको लोग चुनते हैं और जो अपने आप को नेतृत्वकर्ता की जगह पर रखते हैं। शर्मा जी, मैं कहना ये चाह रहा था, आपने मेरी बात बीच में रोक दी कि आप देश को टोटकों की तरफ ले जाते। कोरोना पूरे विश्व में एक साथ आया। जो हमारे मुकाबले के, जो हमारे प्रतिद्वंदी देश हैं, उनमें कोरोना का वैक्सीन वो लोग 50 से 60% लोगों पे कर ले जाते हैं और भारत में 5-6% लोगों पे कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल होता है। कोरोना वैक्सीनेशन, सर कोरोना वैक्सीनेशन पर मैं जिस दिन बात करूंगा उस दिन आंकड़े के साथ मैं दूसरी चीजों पर भी आऊंगा, लेकिन आज मैं इस पर बात कर रहा हूं ना सर। बात पता क्या है, बात केवल इतनी सी है सर, बात केवल इतनी सी है, बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी क्यों ना हो, कोरोना की गाइडलाइंस इन पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए तो ये कभी मानते ही नहीं है। और अब तक की जो तस्वीरें हैं उनमें तो साफ दिख रहा है ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। मैं एक तस्वीर आपको भी दिखा देता हूं, अभी एक तस्वीर आपको भी दिखा, आप पहचान लीजिए, आप पहचानिए इन नेताओं को, आप पहचानिए। ये जो नेता हैं ये होशियारी लाल जी हैं, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ठीक है। एक और तस्वीर मैं दिखाता हूं, ठीक है, आप कहेंगे कि सामान्य कार्यकर्ता हैं। और ये तस्वीर और आप देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सांसद, इनके साथ विधायक हैं, बड़ौदा से नवनिर्वाचित विधायक हैं। और ये लोग भी अगर कार्यक्रम कर रहे हैं राजनीतिक, और यहाँ पर ना कोरोना के लिए मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है, यहाँ पर चीजें किस तरीके से। और ये आज की ताजा तस्वीर, कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है सर, यहाँ कांग्रेस बीजेपी नहीं है, यहाँ नेता है और आम जनता है। नेता के लिए सब कुछ माफ है, आम जनता के लिए 2000 का चालान है। मास्क लगा करके नहीं निकलेगा तो 2000 का दंड देना पड़ेगा। और अगर अपने घर से अपने परिवार के साथ रात को 10 बजे के बाद लेट हो गया तो पुलिस का डंडा अलग और 2000 अलग। और नेता के लिए कुछ भी नहीं है। ये तस्वीरें यही बता रही हैं। और यही हमारा सवाल है कि जब आज स्कूल बंद हो गए हैं, ये नौबत आ गई है स्कूलों को बंद करने की, शिक्षा पर रोक लग गई है, तो नेता धड़ल्ले से अपने कार्यक्रम करें और उनको कोई रोक टोक नहीं। नहीं शर्मा जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि ये जो नियमों को तोड़ने का जो एक रिकॉर्ड है भाजपा ने कायम किया है, देश के माननीय प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी बीजेपी का अनुसरण कर रही है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी का अनुसरण कर रही है, नहीं है ना? नहीं तो क्या रिकॉर्ड की क्यों बात कर रहे हैं फिर आप? रिकॉर्ड की सर क्यों बात? सर एक बात बताइए, रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर दिया, आप कहेंगे कि उनके 10 नेता बिना मास्क घूम रहे हैं, हमारा तो एक ही नेता है। और फिर मैं आपको 10 तस्वीरें और दिखा दूंगा, मैं फिर आपको 10 तस्वीरें और दिखा दूंगा, फिर आप कहेंगे कि नहीं ठीक है जी कोई बात नहीं। चलिए इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे पता है सर, मैं जानता हूं जब से कितने समय से डिबेट कर रहा हूं कि कोई भी पार्टी का प्रवक्ता होता है ना,
वो अपनी पार्टी का बचाव तो करेगा ही, और मैं आप लोगों की बात को और उस स्थिति को भी समझता हूं, लेकिन एक आम इंसान होने के नाते आप दोनों ही मुझे लगता है मेरी बात से सहमत हैं, भले ही इस बात को माने ना माने। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहा हूँ, रोकना चाहूंगा माफी के साथ, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहा हूँ, लौटेंगे तो बात करेंगे। अब अगर राजनीतिक कार्यक्रम इसी तरीके से चल रहे हैं और उधर स्कूल बंद हैं, तो स्कूलों के हालात क्या हो गए हैं। अब निजी स्कूल के संचालक जो हैं वो सरकार से कह रहे हैं कि स्कूल खोलिए, हमारा धंधा खत्म हो रहा है, पैसे सैलरी देने के लिए टीचर्स को पैसे नहीं बचे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में अब आगे होगा, इसी भविष्य के इसी बिंदु को लेकर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर हो रहे हैं। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों ना हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। पंजाब सरकार अपने प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार काम कर रहे हैं।
बात प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा की हो तो कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ न कर सके। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस सिस्टम को पूरी तरह से मजबूत किया है और लगातार पुलिस को ताकत देने का काम कर रहे हैं। जो पहला ਇੱਥੇ रहे कि 35,000 पंजाबी मर गए थे, खून डोलिया 35,000 बनिया ना। Do you think we want that to happen again? Never. As long as I am there, it will never happen. अपराध की मैपिंग हो या अपराधियों को पकड़ने की बात हो, अब पंजाब पुलिस हाईटेक हो रही है ताकि आम लोगों के लिए पुलिस के जो उत्तरदायित्व हैं उन्हें पूरा किया जा सके और आम लोगों के साथ अधिकारियों को भी जांच में सुविधा हो सके। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पंजाब पुलिस की कनेक्टिविटी इस टाइम पूरे कंट्री में से सबसे अव्वल नंबर पे है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आने वाले वक्त में जो हमारे एंड यूजर्स हैं, चाहे वो सिटीजन्स हों या हमारे अपने पुलिस ऑफिसर्स, उनको हम बहुत असिस्ट कर पाएंगे मीनिंगफुल वे में। कैप्टन अमरिंदर सिंह जनता से अपने वादों के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके तुरंत फैसले लेने की प्रक्रिया से ये बात जाहिर भी होती है। एक चीज मैं हुण तुहानूं दस देना कि मेरा वायदा है पंजाब नाल, साडे कांग्रेस पार्टी ने वायदा कीता सी और मेरा वायदा है वो जो वायदे वो कीते सिरे चढ़ावांगे कली कली चीज नूं इस इलेक्शन तो पहले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्कूल बंद हो गए हैं, राजनीति लेकिन चालू है, लेकिन स्कूल बंद के होने के साथ साथ किन चीज़ों का और सामना करना पड़ रहा है, इस पर बात अब करेंगे। वजीर ढांडा हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन से। वजीर जी नमस्कार। आप मुझे ये बताएं, अभी स्कूल जैसे ही बंद हो गए हैं, 8वीं तक के तो स्कूलों को बंद कर दिया गया है, फैसला बिल्कुल सही है क्योंकि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें बच्चों को कोरोना होने की शिकायतें आ रही थी। करनाल के स्कूल में, आर्मी स्कूल में हमने देखा है एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पॉजिटिव पाए गए और भी तमाम स्कूलों में बच्चों का और टीचर्स का पॉजिटिव पाने का सिलसिला शुरू हो रहा था। अब कोरोना पीक पर है तो फैसला ठीक है, लेकिन इस फैसले का असर क्या हो रहा है निजी स्कूल संचालकों पर, वो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। अरुण जी, सबसे पहले नमस्कार जी सर। और मैं आपके चैनल खबर फास्ट के माध्यम से सभी देश और प्रदेश वासियों को बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने सही बोला कि जब भी सैंपलिंग हुई स्कूलों में कुछ बच्चे पॉजिटिव मिले हैं, कुछ टीचर भी पॉजिटिव। बट सभी स्कूल संचालक चाहते थे कि सरकार की गाइडलाइन के अधीन हम गाइडलाइन को मानते हुए बच्चों की शिक्षा को जारी रखें, क्योंकि पिछले 1 साल से लगभग आप देख रहे हैं कि कोरोना के भय में सभी बच्चे, अभिभावक, हमारे टीचर्स और सभी स्कूल संचालक अनिश्चितता के दौर में चले हुए हैं। कुछ भी निश्चित नहीं लग रहा। और ये आपने बोला था कि आपका कार्य या प्रोफेशन, धंधा, मैं इसको ये मानता हूँ कि हमारी सेवा है, रोजगार है। हमारे साथ बहुत से अध्यापक, अध्यापिकाएं जुड़े हुए हैं, बहुत से अन्य कर्मचारी जुड़े हुए हैं, जैसे ड्राइवर, कनेक्टर, सफाई कर्मचारी। बहुत लोगों की जीविका हमारे साथ चलती है। और सबसे बड़ी बात है कि 1 साल में बच्चों का शिक्षा का सत्र कहाँ चला गया। आप देखिए उन बच्चों की आदतें बदल गई है। बच्चे सुबह उठना, जल्दी उठना, ब्रश करना, नहाना, उसमें आनाकानी करने लगे हैं। अभी अभिभावकों की शिकायत आ रही है कि सर बच्चों के हाव भाव बदल गए हैं, उनका अनुशासन पालना का नियम में, अनुशासन में नहीं रहना चाहते। और सरकार से हमने निवेदन किया था कि अगर सरकार ये चाहती है कि गाइडलाइन से, अभी मेरे दोस्त बीजेपी प्रवक्ता आहूजा साहब ने कहा कि कार्यक्रम गाइडलाइन के अधीन होने चाहिए। मैं कहता हूं अगर राजनीतिक कार्यक्रमों की अनुमति मिल सकती है अंडर गवर्नमेंट गाइडलाइन, तो मैं गाइडलाइन के तहत स्कूल क्यों नहीं लग सकते। क्या उन कार्यक्रमों, राजनीतिक कार्यक्रम बढ़े हैं या बच्चों की पढ़ाई बढ़ी है? ये विषय बहुत गंभीर है। हाँ, वैसे देखिए मैं कंपैरिजन तो नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूँ कि कार्यक्रम होने चाहिए, कार्यक्रम होने चाहिए। मैं कहता हूँ हम गाइडलाइन मानने के लिए तैयार हैं। हम बच्चों को मास्क की, सैनिटाइजर, आप देख भी रहे हैं कि बच्चे मास्क में बैठे हैं, सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज कर रहे हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी। अब प्राइवेट स्कूल के पास, सभी के पास बसेज हैं, सभी इंस्टॉलमेंट पे हैं, सभी के बीमे, हमने इंश्योरेंस करवाना है।
बिल्डिंगों की देख रेख करनी है, बिजली के बिल है, अध्यापक अध्यापिका और अन्य कर्मचारियों का रोजगार डायरेक्ट रूप से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा। अब आप बताइए मुझे, सरकार के पास इसका कोई जवाब है कि क्या, अगर ठीक है हम सरकार की गाइडलाइन न मानने के लिए तैयार हैं, हाँ। सरकार की हम हर बात मानने के लिए तैयार हैं, परंतु क्या सरकार उन अध्यापक अध्यापिकाओं को कुछ आश्वासन दिला सकती है? क्या उन स्कूल संचालकों को यह आश्वासन दिला देगी? अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, एक चीज वजीर जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, छोटी सी बात है, जो अभी आपने बात कहा कि सरकार क्या आश्वासन दिलाएगी। अभी क्योंकि शिक्षा मंत्री से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर स्कूल संचालकों का कोई संघ या कोई उनका दल जो है वो आकर के उनसे मिलता है तो हम उनकी समस्या समझते हैं, हमें पता है कि उनके खर्चे भी हैं और उनको पूरा करना भी बड़ा मुश्किल है। बड़े स्कूल ठीक है, उनके पास फीस पहले ही बहुत ज़्यादा आती रही है, वो चीज़ों को मेंटेन शायद कर जाएं, लेकिन छोटे स्कूल जो हैं वो नहीं कर पाएंगे। वो अगर आकर के मिले तो हम उनकी समस्या पर बात कर सकते हैं। क्या आप लोग मिले अभी तक उनसे जाके? अरुण जी, कल ही मैं शिक्षा मंत्री से मिला था, कल ही रोहतक, कल ही कुरुक्षेत्र में। अच्छा। हम 4 बजे, मैं कल की बात कर रहा हूँ। हाँ। कल की बात कर रहा हूँ मैं। कल ही हम 4 बजे कुरुक्षेत्र में शिक्षा मंत्री जी से मिले थे। हाँ। हमने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी थी। हाँ। आज हमने इनके अपने राज्य के, हरियाणा के अध्यक्ष जो है बीजेपी के धनखड़ जी, हम उनसे भी मिले हैं। हम हर एक मंत्री एमएलए से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और हम इनको आश्वासन दिलाते हैं सरकार को कि हम जो आप गाइडलाइन बनाएंगे कोरोना की, बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग की, सैनिटाइजर की, बसों में बच्चे, थोड़े बच्चे, कम बच्चे, हमने तो यहाँ तक की फॉर्मूला दिया था इनको कि सर इवन और ओड नंबर में क्लास लगाने की अनुमति दे दें कि एक दिन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ आ जाए और सेकंड डे सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, हम थोड़े थोड़े बच्चों को भी पढ़ाना था। देखिए अरुण जी, सबसे बड़ी बात है बच्चे के साथ अध्यापक की कनेक्टिविटी। हाँ। अगर बच्चे के साथ अध्यापक की कनेक्टिविटी दूर हो गई, छूट गई, तो बच्चा जो है वो दूसरी दिशा में चला जाएगा। ये ऑनलाइन एजुकेशन हमारे समाज में, खासकर ग्रामीण अंचल में बहुत सफल नहीं है। ठीक है, मोटे तौर पर मैं आपकी बात समझ गया सर। आप कहना ये चाह रहे हैं कि ठीक है, स्कूल में अगर खुलते हैं तो कोरोना का डर है, उसको आप नकार नहीं रहे हैं, लेकिन अगर स्कूल खोलने की अनुमति आप दे दें, नियमों के साथ आप दे दें और इवन ऑड का फॉर्मूला तक भी अगर अपनाने की, आप किसी भी तरीके से सरकार के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए आप स्कूल खोल सकते हैं, चला सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या अभिभावक इस बात के लिए तैयार हैं? क्योंकि अभिभावक संघ के लोगों से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला लिया 30 तारीख तक ये प्राइमरी स्कूल अगर बंद रहे, क्योंकि छोटे बच्चों से ये नियम फॉलो करवाना बड़ा मुश्किल है सर। आप किसी पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के बच्चे को अरुण जी, मैं आपकी बात है, क्या ये 30 तारीख निश्चित हो सकती है अरुण जी? हाँ अरुण जी, क्या 30 तारीख कोई वादा है? नहीं, देखिए ये तो मैं तो नहीं कह सकता हूँ, संजय आहूजा जी जुड़े हुए हैं। भी नहीं कह सकती, हम भी नहीं कह सकते, इसको तो कोई भी नहीं कह सकता। एक भय का मोल बन जाता है। ठीक है, मोटे तौर पर आपकी जो समस्या है वो शायद समझ पा रहे हैं और संजय आहूजा भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप इस पर बता दें, जो आशंकाएं हैं स्कूल संचालकों की वो क्या वाजिब नहीं है? निश्चित तौर पर वाजिब है। इन्होंने पहले बात कही कि राजनीतिक कार्यक्रम के लिए परमिशन मिल सकती है। मैंने आपको कहा कि कंपैरिजन मत करें। राजनीतिक, सामाजिक, विवाह, शादियां सभी घर में हो रही है, सभी हो रही है, इसको कंपैरिजन मत करें। और स्कूल में अगर स्कूल बंद किए गए हैं तो स्कूल के अभिभावक मिले, स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी मिले, उनसे बात हुई। वजीर जी ने यह कहा कि हम आश्वासन दिलाते हैं। क्या ये इन्होंने शिक्षा मंत्री जी से मिले, अध्यक्ष जी से मिले, क्या उन्होंने इनको आश्वस्त किया? इन्होंने क्या बात की ये तो बता ही नहीं। शिक्षा मंत्री जी ने उनको क्या? अच्छा, ये चलिए ये भी बता दीजिए, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। वो वजीर जी ये भी बात बता दीजिए, सही बात कह रहे हैं संजय जी। क्या बोला उन्होंने? शिक्षा मंत्री जी से हमने बात नहीं किया इनको। नहीं, उन्होंने क्या बोला? उनका कहना ये था कि ये पूरे राष्ट्र की या विश्व की समस्या है। उन्होंने केवल स्टेट की ये कह के टाल दिया, केवल हरियाणा प्रदेश की समस्या नहीं है। उन्होंने हमारे को सिर्फ ये बात कह के छोड़ दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये केवल हरियाणा की समस्या नहीं है। चलिए, ये जवाब भी शायद महाराष्ट्र की अलग समस्या है। अरुण जी, मैं क्या कर सकता हूँ ये कह दिया उन्होंने। देखिए आपने अभी कहा नेताओं का जो जनता है वो अनुसरण करती है। हाँ। ये जो बात कह रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के बारे में और प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने टाल दी इस बात को, और मैं नहीं मानता, मैं इस बात को पूरा खंडन करता हूँ कि इन्होंने टाल मटोल करके इनको भेज दिया होगा। इन्होंने आश्वासन दिया तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आहूजा साहब, मैं बिल्कुल आपके शिक्षा मंत्री से कल ही मेरी मीटिंग हुई है।
मैं बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ ये पूरे हाउस आवास में बात कर रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री ने हमारे को क्या एक्सक्यूज दिया, आप समझ नहीं सकते। उन्होंने ये कहा कि केवल ये हरियाणा प्रदेश का मामला नहीं है, जबकि हरियाणा प्रदेश के व्यक्ति तो हरियाणा प्रदेश निश्चित तौर पर देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली ने बंद कर दिया, महाराष्ट्र ने बंद कर दिया, राजस्थान ने बंद कर दिया, तो ये महाराष्ट्र में ज्यादा केसेस पूरे हैं। देश का देखिए मामला हुआ। संजय जी वो जो बात कह रहे हैं ना, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर देखिए वो आपने भी कहा, चलिए हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, अब हम कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर एक बात करते हैं। अभी देखिए स्कूल, अब वो कह रहे हैं जो वजीर जी कि स्कूल्स को अगर सख्त नियमावली के साथ भी अगर परमिशन दे दी जाए कि वो पूरी सख्ती से पालन करेंगे, और अगर कहीं पर उसके पालन करने में कोई कमी रह जाती है तो कार्रवाई भी अगर करी जाए तो वो भी उसको सह लेंगे, लेकिन स्कूल खोलने की इजाजत दी जाए। एक स्कूल से सैकड़ों लोग जुड़े हैं, उनका रोजगार, सैकड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा है, तो वो चालू रहेगा। हरियाणा में लाखों लोग, हरियाणा में लाखों लोग जुड़े हैं। निश्चित तौर पर शिक्षा मंत्री जी ने यही कहा कि हम भी इसका जो सख्ती से इसका पालन कराएंगे और इसका स्कूल को खोलने का विचार कर रहे हैं। नहीं, ये तो बात देखिए, ये तो कल उन्होंने अपने बयान में भी, ये तो उन्होंने अपने बयान में भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये पूरे जो बात वजीर जी कह रहे हैं, उन्होंने यही बात बोली कि ये पूरे देश की और पूरे विश्व की समस्या है, ये पूरे विश्व की समस्या है। लेकिन अगर शिक्षक, अगर चलिए ठीक है, मैं एक चीज, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रमेश, एक चीज हम थोड़ा समझें, छोटे बच्चों को, क्योंकि जिस बात का जिक्र हो रहा है, ये प्राइमरी स्कूल्स बंद हैं, छोटे बच्चे के से आप नियम फॉलो करवाएं, आप कहें कि वो मास्क लगा कर रखे, वो सैनिटाइजेशन करता रहे, ये बड़ा मुश्किल है। आप छोटे बच्चे को उस तरीके से नहीं कह सकते कि आप यहाँ मत टच कीजिए, आप वहाँ मत टच कीजिए। छोटा बच्चा आपके हाथ उस तरीके से आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता है। क्या ये चीजें और ज्यादा तेजी से उन कंडीशंस में स्प्रेड होंगी? तो ऐसी कंडीशन में सरकार के फैसले को आप कैसे देखते हैं कि स्कूल अभी फिलहाल बंद रहे हैं? देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि जो सरकार फैसला लेती है सोच समझ के फैसला लेती है, क्योंकि स्कूल एक माध्यम है। स्कूल से कई बार बच्चा इन्फेक्शन घर पे ले आता है, तो एक माध्यम है। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि अगर इस कोरोना के इन्फेक्शन से या वायरस से बचना है तो हम लोगों को फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करनी है। अच्छा, एक चीज और बताइए सर, मैं टेक्निकल चीजों पर मैं शायद ना जाऊं, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, बच्चे अगर, क्योंकि मास्क आप भी इस बात को जानते हैं, बच्चे पूरे तरीके से मास्क अप्लाई हमेशा के लिए नहीं कर सकते हैं। वो रोजाना, एक वयस्क व्यक्ति उस बात को समझता है कि मैं भीड़ में हूं तो मुझे मास्क अप्लाई करना है, यहाँ वहाँ मुझे टच नहीं करना है, कहीं से कोई कोरोना का वायरस मैं ना ले लूं। लेकिन बच्चे से उन चीज़ों को फॉलो करवाना कितना मुश्किल रहता है, तो क्या इस वजह से बच्चे ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं चीज़ों को? ये क्या एक वजह मानी जा सकती है? इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल बंद किए गए हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको शायद हो सकता है कि समझ ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग या फेस मास्क लगाने की क्या वैल्यू है। तो हो सकता है कि बच्चे, क्योंकि ज्यादा आपस में गैदरिंग ज्यादा होती है, आपस में वो लोग ज्यादा खेलते हैं, तो एक दूसरे से इन्फेक्शन फैल सकता है। वो इन्फेक्शन हो सकता है फिर हमारे घर पे आए और बड़ा को हो। लेकिन फिर भी मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे कोई हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे रूरल हो, चाहे अर्बन हो, कहीं भी रहता हो, उस वायरस ने ह्यूमन बीइंग पे इन्फेक्शन करना है। ये बात आप सही कह रहे हैं, ये बात आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इसमें कोई भी है, चाहे ह्यूमन बीइंग के लिए बड़ा इससे खतरा है। खालिद चहलका, आप क्या इस विषय पर देखते हैं और किस तरीके से इन चीजों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं? शर्मा जी, आपने जब भाजपा के और भाजपा के नेताओं पे उंगली उठाई तो आपने कंपेयर कर दिया, कांग्रेस के नेताओं को भी कर दिया कि उन्होंने वैसे कार्यक्रम किए। मैंने बीजेपी कांग्रेस तो कहा ही नहीं सर, मैंने तो नेता कहा, मैं तो नेता कह रहा था। आपको, या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश के मीडिया को बड़ा डर लगता है सरकार से सवाल पूछने में और सरकार पे उंगली उठाने में। शर्मा जी, क्या अभी आपके सामने पूछ रहा था? अभी आपके सामने ही पूछ रहा था, अभी आपके सामने ही पूछ रहा था सर। आप सुनिए तो सही, अभी आपके सामने ही पूछ रहा था सर। चलिए ठीक है, चलिए अपनी बात रखिए सर। आज संविधान निर्माता का जन्म दिवस है, तो आप सवाल पूछिए सर, आपको भी आजादी है, आप मुझ पर भी सवाल उठा सकते हैं, उठाइए। शर्मा जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप कोई चीज अगर किसी से मनवाना चाहते हैं या कोई रूल रेगुलेशन किसी से फॉलो करवाना चाहते हैं तो पहले आपको खुद को उन रूल रेगुलेशन में आना होगा। बिल्कुल, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। आप पढ़े लिखे, आप बेहतर समझते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जिले के कार्यकर्ता उसका रूल तोड़ेंगे और दंड को, उसका जुर्माना कौन भुगतेगा? एक नागरिक। 2000 का चालान स्कूल के बच्चे भुगतेंगे, स्कूलों में काम करने वाले छोटे मोटे। संजय जी, एक बार वो बात उनको बोलने दीजिए, एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर आएंगे। आप चुप हो जाइए, अपनी बात कह लेना अपने समय पे। इसका जुर्माना कौन भुगतेगा? देश का आम नागरिक।
एक मुझे आप बता दीजिए कि स्कूलों को ये ठीक है कि प्राइमरी तक के बच्चों को बड़ी समस्या है, अभी जैसे डांडा साहब ने सुझाव दिया सरकार को, और सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि वैश्विक है, पूरे विश्व की समस्या है। समस्या तो है, लेकिन हम लोकतांत्रिक उस दौर में जी रहे हैं जहां सरकारें व्यवस्था के लिए सरकारें हैं। जनता ने वोट दिया है सरकार को, अपनी व्यवस्था के लिए दिया है। हम कोई आदिकाल में या मुगलों के साम्राज्य में नहीं जी रहे कि सरकार कोई जवाबदेही नहीं लेगी और सारी जवाबदेही होगी एक आम आदमी की। उसको मास्क क्यों नहीं लगा, सोशल डिस्टेंसिंग की क्यों नहीं, ये तो ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन सरकार की जवाबदेही क्या है, ये इसका सवाल कौन पूछेगा और इसका जवाब कौन देगा? उनके खुद के भाजपा के मंत्रियों ने खुद ने अपनी सरकारों पे प्रश्न लगाने शुरू कर दिए। गुजरात में क्या हो रहा है कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लोगों को अंतिम संस्कार करने वाली उनकी चिमनियां तक पिघल गई हैं। और उत्तर प्रदेश के मंत्री क्या हैं? प्लीज पॉइंटेड नहीं वहाँ रहना सर, खालिद जी पॉइंटेड रहे। अच्छा आप सर आपकी विशेष डिमांड पर मैं इस पर भी कार्यक्रम रखूंगा सर, लेकिन अभी फिलहाल इस पर पॉइंटेड रहे सर। मैं ईवीएम पर भी बात करूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन पूरा घंटा इसी के लिए रखेंगे। चलिए आप अपनी बात पूरी कर दीजिए, फिर संजय भाई आपके पास आ रहा हूँ 20 सेकंड में। खालिद भाई 20 सेकंड। आहूजा जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपकी स्थिति में समझ रहा हूँ। आपके पास सरकार की तरफ से सरकार जो सत्ता में बैठी है उसको प्रवक्ता होने के नाते पास आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है कि अपना सरकार का पक्ष रख सके। आप तो एक भीड़ में जैसे लोग आके अपनी लोगों के राग में लाते हैं, आपका जवाब उस तरह है। आप सरकार का जवाब दीजिए, सरकार की तैयारी क्या है? आप स्कूल के टीचरों को, स्कूल के बच्चों को बात करेंगे, लेकिन उन स्कूलों में सरकार की क्या जिम्मेवारी है? क्या इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास? जवाब को क्या व्यवस्था देंगे, क्या सुविधा देंगे? ले लें जवाब सर, जिम्मेवारी नहीं है क्या? जवाब ले लेते हैं। ठीक है संजय आहूजा जी, जवाब जो बात वो पूछ रहे हैं सर, आप भी पॉइंटेड रहिएगा तो ज्यादा बेहतर। हेलो जी सर बताइए संजय आहूजा। अरुण जी जो लास्ट में उन्होंने पूछा उसका एक बार दोबारा से बता देंगे, मेरे को समाज कम आई थी। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि स्कूलों के बारे में आने वाले समय में व्यवस्थाएं क्या हैं, सरकार के पास क्या नीति है, क्या व्यवस्था है, मोटे तौर पर वो ये जानना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पास जवाब नहीं है इसका। भविष्य की कोर्ट में क्या है, कोरोना ना फैले, ये तो बात की बात है कि क्या होने वाला है और जो हो रहा है। आपने शुरू में मेरे से पूछा, मैंने बड़ी ईमानदारी से बता दिया कि ये जो हुआ कार्यक्रम हुए उसमें मास्क नहीं लगाया तो गलत है। इसको आप जनता के साथ जोड़कर ना देखें। आपने मुझे एक तस्वीर दिखाई, पूरी अपनी ऑडियंस को, पूरी जनता को, सुनिए पहले मेरी बात, आपने जनता को दूसरी तस्वीर दिखाई, मैंने उसके ऊपर एक भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि देखिए भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं लगाया। भूपेंद्र हुड्डा भी एक आम इंसान की तरह वो वहाँ पे प्रोग्राम में गए, एक बड़े नेता हैं, उन्हीं को वो अनुसरण करते हैं, उनके कार्यकर्ता भी और जनता भी। मैं ये कहता हूँ इसके ऊपर आप राजनीति नहीं करें, सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक लोग इसका अनुसरण, इसका प्रयोग कर सर। लेकिन ना एक चीज है, मेरा एक ही कहना है सरकार की बात देखिए सर, एक चीज देखिए, अभी जो खालिद चालका जो बात कह रहे हैं ना सर, खालिद चालका ने जो सवाल पूछा वो बड़ा सही सवाल है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या होगा, आप कोरोना कल को और बड़ा स्वरूप ले जाए, हो सकता है एक हफ्ते बाद खत्म ही होने लग जाए, कोई कह नहीं सकता ना सर। लेकिन एक चीज तो है सर, लेकिन उनकी एक बात में दम है, और ये बात बिल्कुल सही है कि व्यवस्थाएं जो बना रहा है, जो व्यवस्थाएं बनाता है, अगर वही उसको फॉलो नहीं करेगा ना सर, तो फिर जो व्यवस्थाओं का जिनके ऊपर आप सोचते हैं कि ये फॉलो करें, तो वो तो सर हो नहीं सकता, वो तो हो नहीं सकता। छोटा सा ब्रेक, और माफी के साथ छोटा सा ब्रेक मुझे और यहाँ पर लेना पड़ेगा, मजबूरी है यहाँ पर। जैसे ही ब्रेक के बाद हम लौटेंगे वजीर डांडा से बात और करेंगे, और तमाम आप जितने भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे बात करेंगे, फाइनल कमेंट की तरफ भी जाएंगे। एक चीज जिसको हम जानना चाह रहे हैं कि नेता जब नियमों का अनुसरण अगर नहीं करता है तो जनता के ऊपर अतिरिक्त दबाव उन नियमों के अनुसरण का या उनके पालन करने का क्यों है, और अगर आम जनता पर है तो फिर नेता पर भी उतना ही दबाव क्यों नहीं है। इसी सवाल के साथ लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ फास्ट पर। घरेलू हिंसा अब और नहीं,
लड़कियों से छेड़छाड़ का अब दौर नहीं। पंजाब की महिला अब आवाज उठा रही है और अब पंजाब सरकार साथ निभा रही है। GPS सिस्टम बसां ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ that can be checked. So this is all to improve the efficiency, law and order and the functioning state. पंजाब विकास के हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है। विकास की प्यार के साथ बड़ी जिम्मेदारी अपने नागरिकों की भी होती है, खासकर महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी। पंजाब सरकार ਅਤੇ पंजाब पुलिस ने हाल ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲੇ ਰਹੇ हैं ताकि औरतों की सुरक्षा बेहतर बन सके। डोमेस्टिक वायलेंस या फिर कोई यौन शोषण, सैक्शुअल हैरेसमेंट एट दी वर्क प्लेस, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आंदियां ने तो लड़कियां और औरतां पंजाब दियां वो 181 पे कॉल कर सकदियां ने। राज्य के सभी 382 पुलिस स्टेशन में सांझ हेल्प डेस्क की स्थापना। हर हेल्प डेस्क पर 2 पंजाब पुलिस महिला मित्र तैनात। हर शिकायत की निगरानी ADGP कम्युनिटी द्वारा की जाती है। शिकायतकर्ताओं को शिकायतों की प्रगति संबंधी जानकारी भी दी जाती है। प्रदेश के कई इलाकों में रात के समय महिलाओं को मुफ्त पिकअप और ड्रॉप ऑफ की सुविधा भी दी जा रही है। किसी भी प्रदेश की तरक्की वहाँ की महिला सुरक्षा पर निर्भर करती है। अगर महिलाएं सुरक्षित हैं, तो समाज भी सुरक्षित है और सुरक्षित समाज ही एक बेहतर राज्य का निर्माण कर सकता है। इस बात को बेहतर तरीके से समझते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसी प्रयास में है कि प्रदेश में एक सुरक्षित माहौल बने, ताकि प्रदेश दिन रात तरक्की के नए मुकाम छुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वजीर ढांडा हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से भी, हमारे साथ बीजेपी से भी, और बीजेपी से हमारे साथ संजय आहूजा हैं कांग्रेस पार्टी से, खालिद चालका हैं वजीर ढांडा है हमारे साथ स्कूल एसोसिएशन से, और डॉक्टर रमेश वर्मा भी बने हुए हैं। वजीर जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। अभी हम ब्रेक से पहले जब गए थे तो हमने एक बात करी थी, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बच्चे जो हैं, ये बात आप भी मानते हैं और समझ रहे हैं इस बात को भी, कि बच्चों से प्रोटोकॉल को फॉलो करवाना, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर मास्क की बात हो, भले ही आप इवन ऑड भी रख लें, स्टूडेंट्स कम भी हों, लेकिन इन चीज़ों का उस तरीके से ध्यान रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। और उस सिचुएशन में जितना बचा जा सके उतना बचा जाना चाहिए। तो उसके बाद में क्या आप समझते हैं चीज़ें होनी चाहिए? अरुण जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि हम सरकार की गाइडलाइन जो आ रही है उसको मानने के लिए तैयार हैं। सरकार के हम फैसलों के खिलाफ नहीं है। अरुण जी मैं ये कह रहा हूँ, सरकार की गाइडलाइन हम मानने के लिए तैयार हैं, सरकार के फैसले, क्योंकि कोरोना महामारी है। ठीक है। अब इसका ये नहीं पता कि कितने केसेज आ जाएंगे, इसका कोई, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कोई इसके बारे में निश्चित नहीं बोल सकता। तो मैं अपने, देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन सत्ता से पूछे जाते हैं, जो पावर में हो, जो आदमी व्यवस्था कर सके। तो मेरा आहूजा साहब से क्वेश्चन है कि अगर आप व्यवस्था कर सकते हैं, तेलंगाना सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के टीचरों के लिए अलाउंस किया है कि 2000 पर मंथ टीचरों को और 25 kg चावल। मैं कहता हूँ हरियाणा सरकार ने अभी तक हमारी एक भी बात नहीं सुनी। हमने ये कहा कि हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ड्राइवर कनेक्टर्स हैं, अदर दूसरे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, किसी भी प्रकार की उनकी जीविका चलाने की व्यवस्था के लिए सरकार यस भी बोल रही। हमने पहले भी शिक्षा मंत्री से मैंने क्वेश्चन किया था कि सर हम ये बताओ कि पेरेंट्स से फीस ले तो पेरेंट्स लड़ता है कि बच्चा स्कूल ही आया तो फीस किस बात की, पेरेंट्स भी जायज है। वो बिल्कुल साफ कहता है कि सर मेरा बच्चा स्कूल ही आया, मैं फीस क्यों दूं। अगर हमारे साथ अभिभावक को लड़ाने का काम सरकार कर रही है, उधर से टीचर्स को कह रहे हैं सैलरी दो आप। मैंने हरियाणा सरकार से ये बात रखा था कि आप 0 सेशन कर दो, हम तैयार है, हम सारी गाइडलाइन मानने के तैयार है, परंतु हमारी जो व्यवस्था है, चाहे वो बसों की इंस्टॉलमेंट की हो, चाहे वो इंश्योरेंस की हो, या अदर जो एक्सपेंसिव है हमारे, या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या जो सबसे मेन हमारा मुद्दा है वो है हमारे अध्यापक अध्यापिका और अन्य कर्मचारियों की जीविका। अच्छा, एक चीज बताइए वजीर ढांडा, अभी जब आप मंत्री जी से भी मिले, आपने कहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, आप जब मंत्री जी से मिले तो ये सारी बातें आपने बताई, क्या इसको क्या इन सब चीजों को नहीं सुना उन्होंने या समझा? आप जो कह रहे हैं सर, उनका जवाब इतना कड़वा था। उन्होंने ये कहा, उनका मंत्री जी का इस बात पर जवाब, अरुण जी सुनिए मेरी बात, अरुण जी
जी जी जी, मेरी आप बात बताइए सुनिए। बताइए बताइए। मैं कह रहा हूँ मंत्री जी का इतना कड़वा जवाब था कि हमारे पास तो हमारे अध्यापकों के लिए सैलरी के पैसे नहीं है, आपके टीचरों को सैलरी हम क्यों देंगे, आप दीजिए। यानी कि गवर्नमेंट टीचर की सैलरी देने के लिए व्यवस्था नहीं है हमारे पास। तो ये मंत्री जी का बयान था। अब आप समझ ये सकते बहुत हैं कि ज्यादा किस प्रकार का बयान था विजीत उनका। जी, विजीत जी चैनल पर बोल रहे हैं गलत अब बात। अब नहीं अब सर, ये अवसर संजय का संजय बैठे हैं। संजय जी, आप ये संजय जी आप, संजय जी मैं, संजय जी आप कह रहे हैं कि, संजय जी आप कहना चाह रहे हैं कि, स्लोगन आपको ध्यान है अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? अम्बेडकर जी ने सबसे पहली बात की थी, ध्यान से सुनिए मेरी अरुण, आप बता, आप सर बोलिए, आहूजा साहब, आप बोलिए आहूजा बोलिए। साहब, अम्बेडकर जी ने बात कहा था कि आप तलवार उठाओ हम कलम उठाते हैं, आप तलवार उठाओ हम कलम उठाते हैं, आप धर्म बचाओ हम राष्ट्र बचाते हैं। आप कहाँ काम कर रहे हो? किस अच्छा दिशा में काम संजय, कर रहे हो? संजय आहूजा, शिक्षा जरूरी है, संजय आहूजा, आप पहले तो इन्हीं बात का कि वो मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं है और वो कड़वा जवाब उसे बता रहे हैं, पहले तो आप इसी पे बताइए। जवाब दिया था शिक्षा मंत्री वो खुद कह रहे हैं, वो खुद उनको ही जवाब मिला है सर। करने के लिए पैसे नहीं है। देखिए संजय जी देखिए वजीर जी क्या कह रहे हैं, मंत्री जी ने क्या कहा, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक अध्यापक, सरकारी अध्यापक ये बता दे कि उसको कौन से महीने की सैलरी नहीं मिली। नहीं सर, वो अरे वो अपने पास से नहीं कह रहे हैं सर, संजय जी वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, वो मंत्री जी का जवाब कोट करते हुए बता रहे हैं यहाँ। अब ये बात तो मंत्री जी बता दें। सुनिए अरुण जी, ये बात आपकी नहीं सकती, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पास अध्यापकों को देने के लिए पैसे नहीं है। जब हम निरंतर हम सैलरी दे रहे हैं। अच्छा वजीर ढांडा, आप ये बताएं कि ये जवाब जो मंत्री जी ने दिया आप उनको कोट करते हुए बता रहे हैं से वही शब्दों में? नहीं, हमने अपनी समस्या लेके गए थे, हम अपनी समस्या रखी थी, उन्होंने अपनी समस्या को लेकर गए थे, अपनी समस्या की कमी मिले ना, बिना समस्या की समस्या नहीं संजय आहूजा, ये देखिए ये हम अपनी समस्या लेके गए थे। आप अगर वो बात जो कह रहे हैं, क्या इस बात को आप नकारेंगे, इस बात को आप नकारेंगे कि एक स्कूल के साथ इतना स्टाफ जुड़ा रहता है? ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप 0 सेशन कर दीजिए, कोई क्लास नहीं, वो भी इसमें सहयोग करेंगे, वो खुद कोरोना वॉरियर्स बनकर आगे खड़े हो जाएंगे। आप जिम्मेदारियां लगाइए, आप ड्यूटियां लगा दीजिए, लेकिन कम से कम उन चीजों का ध्यान तो रखें जो वो कह रहे हैं, कम से कम उन चीजों का ध्यान रखें। जुड़ा हुआ है हर संस्थान, हर इंडस्ट्री इसमें इफेक्टिव हुई है, मैं अकेले स्कूल की बात नहीं करता। चलिए ठीक है सर, मैं एक केवल 30 सेकंड में खालिद चाल का, केवल 30 सेकंड में आप, केवल 30 सेकंड में फाइनल कमेंट खालिद चाल का। शर्मा जी, मैं डांडा साहब के जो डांडा साहब ने जो बताया, सरकार का जो रवैया बताया, निश्चित उसको आपका भी दुख होगा, मुझे भी दुख होगा। हम कोई मुगल साम्राज्य में नहीं जी रहे, सरकार को इसमें जिम्मेवारी लेनी होगी और ये स्थिति क्यों पैदा हुई इसके बारे में सरकार को जवाब देना होगा। कोरोना पूरी दुनिया में आया था कि ना कि अकेले भारत में, ना कि अकेले भारत में, पूरी दुनिया में कोरोना था। एक आखिरी कमेंट डॉक्टर रमेश वर्मा, एक आखिरी कमेंट। बाकी मैं एक चीज और जान लेना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिरी शब्द ये बता दीजिए कि कोरोना से लड़ने का केवल एक यही उपाय है, और अगर यही उपाय जो जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, इसको अगर हम नहीं अपनाएंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? बहुत चंद शब्दों में अगर आप बता दे तो डॉक्टर। कोरोना से बचना है तो उसके 2 उपाय हैं, या तो हम वैक्सीनेशन हो जाए या फिर बाई चांस हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी पैदा हो जाए, उसको हम बोलते हैं हार्ड इम्यूनिटी। जब तक बॉडी के अंदर या पूरी कम्युनिटी के अंदर हार्ड इम्यूनिटी पैदा नहीं होगी, ये इन्फेक्शन ऐसे ही रहेगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, इससे बचने के 2-3 उपाय हैं, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का। विषय पर चर्चा हमने करी कि स्कूल तो बंद हो रहे हैं लेकिन राजनीति चालू है। अब स्कूल संघ के जो लोग हैं, प्राइवेट स्कूल संघ के, वो मंत्री जी से मिले, उन्होंने कहा कि भाई ये तो वैश्विक समस्या, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसा उन्होंने बताया है जो लोग उनसे मिले थे। तो ऐसे में अब चीज़ें कहाँ जाएंगी, आगे कहाँ तक जाकर के ये रुकेंगी, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन डॉक्टर रमेश वर्मा ने जो बात कही है उसका पालन आप करते रहें। आपके नेता बगैर मास्क जाएं, भीड़ की गैदरिंग करें, वहां पर लोगों को इकट्ठा करें, राजनीति करें, भाषण हो, नारेबाजी हो, लेकिन आप अपने घर पर जितना हो सके उतना रहें और मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का आप प्रयोग जरूर करें और बना करके रखें सोशल डिस्टेंसिंग तमाम पब्लिक प्लेसेस पर, ताकि कोरोना से आप बच सके। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।